नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर गिनी ब्रज। आज हम आपका पाठ्यक्रम बीपीएससी 133 तुलनात्मक सरकार एवं राजनीति कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स आरंभ करेंगे। कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि राजनीति क्या होती है। तुलनात्मक राजनीति को तब हम बेहतर समझ पाएंगे जब हम ये समझें कि आखिर राजनीति का अर्थ क्या है। राजनीति को जनरली कि ये सत्ता के लिए राजनेताओं के मध्य जो संघर्ष होता है, जो प्रतिद्वंदता होती है, उसे राजनीति कहा जाता है। इसका जो उदय है ये ग्रीक शब्द से हुआ है, पोलिस, और इसका अर्थ है सिटी स्टेट। तो जनरली जब हम बात करते हैं राजनीति की, तो हम ये मानते हैं कि राजनीति राजनेताओं के मध्य एक संघर्ष के रूप में जन्म लेता है। इसे कहा जाता है द स्ट्रगल फॉर पावर। सत्ता के लिए या शक्ति के लिए संघर्ष को राजनीति माना जाता है। और इसी के साथ ये देखा जाता है कि एक राज्य की राजनीति दूसरे राज्य की राजनीति से भिन्न होती है। जैसे अगर हम आपको एग्जाम्पल दें, तो इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसको अगर हम कंपेयर करें यूएसए की पॉलिटिक्स से, ब्रिटेन की पॉलिटिक्स से या स्विट्जरलैंड की पॉलिटिक्स से, तो हम उसे भिन्न पाएंगे। जैसे भारतीय व्यवस्था संसदीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन अगर हम इसी पार्लियामेंट्री सिस्टम को अगर हम इसकी तुलना करें यूके की, ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री सिस्टम से, तो हम उसमें अंतर पाएंगे। क्यों अंतर पाएंगे? क्योंकि जो ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था है वह कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब कि वो एक राजतंत्र व्यवस्था है। वहां पे संविधान द्वारा एक हेरार्किकल रूलर है जिसके पास क्या है, शक्तियां हैं, बट वास्तविक में वो उन शक्तियों का निर्वहन नहीं कर सकते हैं। और अगर इंडियन सिस्टम में आप देखेंगे, इंडियन पॉलिटिक्स में, तो वहां पे आपको संसदीय व्यवस्था भिन्न मिलेगी। यहाँ पे हमारे पास कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेयर नहीं है। हमारे यहाँ क्या व्यवस्था है, एक हेड ऑफ द स्टेट है और एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट, अर्थात एक राज्य के अध्यक्ष हैं जिनको कि हम प्रेसिडेंट कहते हैं, और एक सरकार के अध्यक्ष है यानी कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वहीं अगर हम कंपेयर करें यूएसए से यानी अमेरिकन सिस्टम से, अमेरिकी राजनीति से, तो अमेरिकी राजनीति में हम क्या देखेंगे कि वहां पे राष्ट्रपति व्यवस्था है, वहां प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो एक राज्य की जो राजनीति होती है, जो पॉलिटिक्स होती है, वो दूसरे राज्य की राजनीति से अलग होती है, भिन्न होती है। और इसीलिए हमने आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर हम इंडिया, ब्रिटेन, यूएसए और स्विट्जरलैंड अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, फ्रांस ले लें, जर्मनी ले लें, तो इन सब राज्यों की जो राजनीति है वह भिन्न होती है, एक दूसरे से अलग होती है। अच्छा, इसके साथ ही साथ जो राजनीति का विस्तार क्षेत्र है उसमें हम ये देखते हैं कि राजनीति कई एलिमेंट्स को अपने अंतर्गत लेता है। इसमें हम इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं, हम एसोसिएशंस के बारे में पढ़ते हैं। इसके साथ ही साथ हम देश विदेश की यानी कि सार्वभौमिक समस्याएं जो होती हैं विश्व की, उनका भी अध्ययन राजनीति के अंतर्गत किया जाता है। जैसे कि इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हम ले सकते हैं, टेररिज्म हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ये जैसे पायरेसी एक समस्या है, पॉपुलेशन एक समस्या है, इलिटरेसी, विमेन एम्पावरमेंट, ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कि व्यापक हैं। ये किसी एक राज्य में सीमित नहीं है, ये बियॉन्ड बाउंड्रीज जाती है। तो इसलिए क्योंकि ये यूनिवर्सल इन नेचर है, इसलिए इनका अध्ययन भी राजनीति के अंतर्गत किया जाता है। और इसी का एक एस्पेक्ट है, राजनीति का ही एक एस्पेक्ट है, जिसमें आता है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, अर्थात तुलनात्मक पद्धति राजनीति की और सरकार की। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, जब तुलनात्मक राजनीति की बात होती है तो इसमें जो गवर्नमेंट्स हैं यानी जो सरकारें हैं, विश्व की सब राज्यों की सरकारें, और उनका जो स्टेट स्ट्रक्चर है यानी कि जो उनके राज्य की संरचना है, उन सबका अध्ययन कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत यानी तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत किया जाता है। अच्छा, इसमें नाम आता है प्रोटोगोरस जॉर्जियस का, इनको सोफिस्ट कहा जाता है। और ये जो कंपेरेटिव कॉन्सेप्ट है यानी ये जो तुलनात्मक पद्धति है, इसका विस्तार किसने किया, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया राजनीति में, वो है अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का नाम लिया जाता है, जिन्होंने एक तरह से तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन को उन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है। कहा जाता है कि उन्होंने 150 यानी कि 150 कॉन्स्टिट्यूशंस का अध्ययन किया था अपने समय पे। और उस अध्ययन का उनका एक रीजन क्या था, उनका उस अध्ययन करने का रीजन था
कि वो कैसे एक आदर्श राज्य का गठन कर सकते हैं जिसको एक आदर्श संविधान चलाता हो। जैसे हर राज्य है, हर राज्य को रन करने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है। जैसे आप अगर प्रेजेंट टाइम में देखेंगे, जितने भी विश्व की डेमोक्रेसीज हैं, जितने भी विश्व की प्रजातंत्रीय व्यवस्था है, उन हर प्रजातंत्रीय व्यवस्थाओं में आपको एक संविधान मिलता है। कहीं पे लिखित रूप में मिलता है, कहीं पे अलिखित रूप में भी होता है। समवेयर इट इज रिटन एंड समवेयर इट इज अनरिटन। जैसे कि अगर हम यूके का एग्जाम्पल लें, तो ब्रिटेन में अनरिटन संविधान है, अलिखित संविधान है। और लेकिन फिर भी जो अलिखित संविधान होते हैं वो संपूर्ण रूप से अनलिखित नहीं होते हैं। उनके कुछ पार्ट्स जो है वो हमें लिखित में मिलते हैं, जिनको आधार बनाकर वहां की जो सरकारें हैं उन राज्यों को सुचारू रूप से चलाती हैं। जनरली जब यूके का एग्जाम्पल आता है तो यूके के एग्जाम्पल में चलते हैं अभिसमय, उनको कहा जाता है कन्वेंशन। यानी समय के साथ जैसे लॉज, कानून, घटनाएं जब वो विकसित होती हैं, वो इवॉल्व होती हैं, उन्हें कन्वेंशन का नाम दिया जाता है। और उनके माध्यम से जो वहाँ की सरकारें हैं वो अपना शासन चलाती हैं। अच्छा, जब हम जैसे इंडिया का एग्जाम्पल लें तो इंडिया में हमें क्या मिलेगा? हमारे पास एक लिखित संविधान है, विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है, द लेंडिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, द बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। और हम संविधान को आधार बना के प्रोसीजर्स लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके आधार पे हम अपना जो राज्य है उसको चलाते हैं। अच्छा, तुलनात्मक राजनीति, राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन राजनीतिक घटनाओं की तुलना करने के बारे में होता है। इसका प्राथमिक लक्ष्य दुनिया भर के देशों के मध्य प्रमुख राजनीतिक समस्याएं और मतभेदों को शामिल करना है। जैसे अगर हम आपको एग्जाम्पल दें कि विश्व में डेमोक्रेसी जो है यानी प्रजातंत्रीय व्यवस्था जो है उसे सबसे अच्छी व्यवस्था माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि डेमोक्रेसी जो है उसकी खुद की कई समस्याएं हैं। इवन दो उसे सबसे अच्छा व्यवस्था मानी जाती है, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है, लेकिन उसके बाद भी हम क्या देखते हैं कि कई ऐसी समस्याएं हैं, कई ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको वो प्रजातंत्री राज्य फेस करते हैं। जैसे सबसे बड़ा हो गया करप्शन। इंडिया में आपके पास इसका बहुत बड़े एग्जाम्पल्स है कि करप्शन एक प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, एक राज्य, एक सरकार के प्रॉपरली चलने को एक बाधा उसमें लाता है। तो इसलिए तुलनात्मक राजनीति का प्राथमिक लक्ष्य जो होता है वो है कि वो दुनिया भर के देशों के मध्य जो प्रमुख राजनीतिक समस्याएं हैं और जो डिफरेंसेस होते हैं उनके बीच में, उनको शामिल करें, उनका अध्ययन करें। इस बात पर जोर दिया जाता है कि किस तरह विभिन्न समाज दूसरों के साथ तुलना करके विभिन्न समस्याओं का सामना करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में लें, आज के समय पे कई एनजीओज हैं, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं? इनका बेसिक काम ये होता है कि ये एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ले लेते हैं, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, इलिटरेसी हो गया, या विमेन एम्पावरमेंट हो गया। तो ये जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे ये काम करते हैं। तो इन मुद्दों के लिए जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या बाधाएं आती हैं, क्या समस्याएं आती हैं, तो ये कैसे समझा जाएगा? ये रिसर्च के थ्रू, या फिर इसकी तुलना की जा सकती है कि अगर हम विकसित राज्यों से इसको कंपेयर करें तो हम ये देखेंगे कि विमेन एम्पावरमेंट में, चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या ऐसे मुद्दे हैं या क्या ऐसी समस्याएं हैं जिनको हल करने में वेस्ट की जो कंट्रीज हैं या जो डेवलप्ड राज्य हैं उनको सफलता मिली है, और उनसे सीख कर, उनसे लेसन लेके हम उन मुद्दों को अपनी कंट्री में लागू करें ताकि हमारे यहाँ वो समस्याएं खत्म हो सके। जैसे भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान को बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। बोरोड क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमने विभिन्न राज्यों के जो संविधान है, जैसे यूएसए का हो गया, यूके का हो गया, स्विट्जरलैंड का, आयरलैंड, जर्मनी, इन सब, रशिया, इन सब राज्यों से इनके जो संविधान है उनसे हमने जो एस्पेक्ट्स हमारे भारतीय वर्ष को सूट करते हैं, जो हमें लगा कि हमारी भारतीय व्यवस्था के को चलाने में आसानी देंगे, उन पॉइंट्स को हमने अपने संविधान में इनकॉर्पोरेट किया। और उन पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट करने के बाद जब हमने अपने संविधान की संरचना कर ली, उसके आधार पे हम अपने राज्य को चलाते हैं। तो तुलनात्मक राजनीति जो है उसका मुख्य जो कहेंगे रीजन है, जैसे जो मुख्य आधार है वो ये होता है कि ये तुलना करता है, ये कंपैरिजन करता है, और उस कंपैरिजन से इसे क्या मिलते हैं? उस कंपैरिजन से इसे रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल दिया डेमोक्रेसी का और मोनार्की का।
तो एक क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार की सरकारें होती हैं। इसमें डेमोक्रेसी भी होती है, प्रजातंत्र व्यवस्था, मोनार्की भी होती है, जैसे भी हमने आपको यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन का एग्जांपल दिया, ओलिगार्की और अनार्की एंड डिक्टेटरशिप। अच्छा, ये क्या है? ये सरकारों के प्रकार है। अब इसमें जैसे डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो इसमें कई लोगों का शासन होता है। कई लोगों का क्यों कहते हैं? जैसे अगर आप भारतीय इंडिया का एग्जाम्पल लें तो हम कहेंगे जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो या तो अगर मेजोरिटी पार्टी होती है तो एक मनुष्य जो है उसको क्या बना दिया जाता है? प्राइम मिनिस्टर, यानी लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, बहुमत दल का नेता, वो बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद वो अपनी कैबिनेट, अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की संरचना करते हैं और फिर वो जहां जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुन के आते हैं उस निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए काम करते हैं और एज अ होल कंट्री के विकास के लिए काम करते हैं। जब मोनार्की की बात करते हैं तो वहां पे क्या है? वहां हेरिडिटरी रूल चलता है, यानी कि हेरिडिटरी वंशानुगत रूप में वो कार्य करता है। और अगर हम इसे कंपेयर करें डिक्टेटरशिप से, क्योंकि वहां भी एक एक व्यक्ति का शासन होता है और मोनार्की में भी एक व्यक्ति का शासन होता है। डिक्टेटरशिप और मोनार्की में अंतर क्या है? मोनार्की हेरिडिटरी चलती है, यानी वंशानुगत होती है, और डिक्टेटरशिप में क्या होता है? तख्ता पलट होता है, यानी कि वहां पे जनरली कूप्स होते हैं। अगर वहाँ की जो जैसे राज्य है वो राज्य कमजोर है, वो वीक है, जैसे अगर आप एग्जाम्पल लें आज के टाइम पे लेबनान है, साउथ सुडान, सोमालिया, सीरिया, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे हम ये देखते हैं कि व्यवस्थित रूप से राज्य नहीं चल रहे हैं। इनके लिए टर्म चलता है, उसको कहा जाता है फेल्ड स्टेट्स या फ्रेजाइल, कमजोर या हारे हुए देश। ये वर्ल्ड बैंक द्वारा इसका एक हर साल निकाला जाता है लिस्ट ऑफ स्टेट्स, जिसमें वो फ्रेजाइल स्टेट्स यानी कि कमजोर जो राज्य होते हैं उनकी लिस्ट निकाली जाती है। और उन राज्यों में कैसे प्रजातंत्र व्यवस्था को लाया जा सकता है, वहां की जनता के लिए किस तरह से काम किया जा सकता है ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके, इन चीजों पे काम किया जाता है। तो जहाँ पे सरकारें कमजोर होती हैं, जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, यानी कि जैसे आप इंडिया में देखिए हमारे पास लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है। तो ये हमें पता है कि लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उन कानूनों को एक तरह से इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी क्या करती है? वो न्याय देने का काम करती है। तो इन लोगों की जो एरियाज ऑफ वर्किंग है, यानी विस्तार क्षेत्र, वो स्पेसिफाइड है। लेकिन जहाँ पे ये सिस्टम, ये संरचना, ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलते हैं, वहां पे जनरली डिक्टेटरशिप जो है वो जल्दी आती है। अब इसमें मिलिट्री डिक्टेटरशिप भी हो सकती है, जहाँ पे जो मिलिट्री डिक्टेटर्स हैं वो आते हैं। आपके पास, हमारे पास एग्जाम्पल है पाकिस्तान का, पास में कई मिलिट्री डिक्टेटर्स वहाँ पे आ चुके हैं। तो जिन राज्यों में ये व्यवस्थाएं एब्सेंट होती हैं या कमजोर होती हैं, वहां पे डिक्टेटरशिप का उदय जल्दी होता है। और एक स्थिति होती है अनार्की की, जिसे कहते हैं अराजकता। तो अनार्की में क्या होता है? जहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है, देर आर डिफरेंट फैक्शंस ऑफ पीपल जो आपस में लड़ रहे हैं पावर में आने के लिए, सत्ता में आने के लिए, वहां पे अराजकता की सिचुएशन देखी जाती है। जैसे पास में हमारे पास एग्जाम्पल है सोमालिया। सोमालिया आज के समय में भी देखें अगर आप, तो वहां पे आपको कोई प्रॉपर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, प्रॉपर पावर स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, एक क्लासिफिकेशन ऑफ पावर्स नहीं है वहां पे कि वर्गीकृत किया गया हो। इसके साथ साथ साउथ सुडान का एग्जाम्पल ले सकते हैं, वहां पे भी यही व्यवस्था मिलती है। सीरिया, जो कि अभी अरब क्रांति के बाद सीरिया का जिस तरह से पतन हुआ है, देखा गया कि वहां के जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है वो किस तरह से खत्म हुआ है। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण है, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमें एक लेसन देते हैं कि जहाँ पे प्रॉपर सिस्टम ऑफ वर्किंग नहीं है, प्रॉपर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एब्सेंट है, नहीं एग्जिस्ट करता है, वहाँ वास्तविकता में वो नहीं है, वहां पे इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। और इसीलिए ये एक तुलना का विषय हो जाता है कि जहाँ प्रजातंत्र व्यवस्था है वहां किस तरह से राज्य अपने आप को चला रहा है, जहाँ मोनार्की है, डिक्टेटरशिप, ओलिगार्की एंड अनार्की की स्थिति में क्या होता है। अच्छा, इसके साथ ही साथ तुलनात्मक राजनीति का विकास कैसे हुआ है, इसको जैसा कि हमने आपको बताया, सबसे पहले इसमें नाम आता है अरस्तु का, अर्थात एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल को फादर भी कहा जाता है इसका। एरिस्टोटल ने 150 राज्यों के संविधानों का अध्ययन किया और उन्हें शासन की एक टाइपोलॉजी में वर्गीकृत कर दिया। अच्छा, इनके एरिस्टोटल के साथ साथ निकोल मैकियावेली, जॉन लॉक, मैक्स वेबर, इन विचारकों का भी नाम आता है जिन्होंने कंपैरेटिव मेथड को, अर्थात तुलनात्मक पद्धति को अपनाया
और एक रिजल्ट जो है उन्होंने इसके साथ निकालने की कोशिश करी, जिसमें अगर हम एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन को लें तो उसमें हम आपको बताएंगे, उन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया है जिसमें एक रूलर है तो उसमें उन्होंने नॉर्मल फॉर्म और परवर्टेड फॉर्म अर्थात किस व्यवस्था को अपनाया गया और कैसे वो व्यवस्था समय के साथ खराब होती चली गई, ये उसका उन्होंने एक तरह से टाइपोलॉजी में उसको डिवाइड किया है। जहाँ पे एक रूलर होता है उसको जनरली कहते हैं मोनार्की, राजतंत्र व्यवस्था। और जब ये परवर्ट हो जाती है, यानी कि जब इस व्यवस्था को, भाई जैसे एक राजा होता है, राजा का काम क्या है कि वो अपनी प्रजा के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करे, अपनी प्रजा के एवोल्यूशन के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए। लेकिन जब ये टिरनी का फॉर्म ले लेता है, जब ये खराब प्रगति इसकी हो जाती है, ये परवर्ट फॉर्म हो जाता है, तो उस समय राजा क्या करता है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, यानी कि वह सारे जितनी भी शक्तियां हैं उनको अपने हाथ में केंद्रित करके जनता के विकास के लिए काम नहीं करता है। तो एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन के हिसाब से मोनार्की जो है वो एक गुड फॉर्म है, वो एक नॉर्मल फॉर्म है। और जब वो खराब हो जाता है, जहाँ पे जो रूलर है वो अपनी जनता प्रजा के लिए काम नहीं करता है, तो वो टिरनी का फॉर्म ले लेता है। इसी तरीके से उन्होंने दूसरा वर्गीकरण किया है जिसमें उन्होंने बताया है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी जनरली क्या होता है, वो कुछ लोगों द्वारा शासन जो चलाया जाता है उसको एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। ये एलीट वर्ग भी हो सकता है, कुलीन वर्ग, ये रिलीजियस हेड्स भी हो सकते हैं, उसको हम एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। और जब एरिस्टोक्रेसी खराब होती है, यानी समय के साथ वो परवर्ट होती है, तो वो ओलिगार्की का फॉर्म ले लेती है। और इसी के साथ साथ जो लास्ट उन्होंने वर्गीकरण किया है वो है पॉलिटी का। और पॉलिटी उनके हिसाब से एक आदर्श फॉर्म है, एक नॉर्मल फॉर्म में आता है, लेकिन जब ये खराब हो जाता है तो ये डेमोक्रेसी का रूप ले लेता है। तो ये जो वर्गीकरण किया है एरिस्टोटल ने, ये टाइपोलॉजी में जो इसे वर्गीकृत किया है, इसका उनका उद्देश्य क्या है बताने का। उद्देश्य ये है कि हर राज्य किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाता है, लेकिन समय के साथ जैसे उसे पावर मिलती है, सत्ता उसके हाथ में आती है और वो शासन करने लगता है, तो समय के साथ वो डिविएट हो जाता है अपने पाथ से। वो क्या हो जाता है, समय के साथ वो खराब होता चला जाता है। और इसीलिए उन्होंने मोनार्की को बताया कि वो टिरनी हो जाता है, एरिस्टोक्रेसी ओलिगार्की का रूप ले लेता है, और पॉलिटी को उन्होंने बताया कि वो डेमोक्रेसी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आज के समय में हम ये देखते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो ज्यादा से ज्यादा राज्य अपना रहे हैं। और उसमें अगर एक कंपैरिजन देखा जाए, जैसे अगर आप अरब कंट्रीज देखें तो वहां पे अरब राज्यों में आपको मोनार्की देखने को मिलेगी, ठीक। या जैसे जो वीक कंट्रीज है, जैसे हम अगर पाकिस्तान का आपको एग्जांपल दें तो पाकिस्तान में हमें सिविलियन गवर्नमेंट मिलती है, वहां पे नागरिक सरकार अस्तित्व में है। लेकिन क्या कहा जाता है कि जो वहाँ की मिलिट्री है उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है वहाँ की गवर्नमेंट चलाने में। अक्सर ये भी बात आती है कि जो सिविलियन गवर्नमेंट है, जैसे अभी जो अनरेस्ट देख रहे हैं आप वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड, वो क्या है, वो वहाँ की वीक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को दर्शाता है। और ये एक तरह से कंपैरिजन है, ये एक लेसन है उन राज्यों के लिए जहाँ पे वीक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, जहाँ का प्रजातंत्री व्यवस्था कमजोर है, कि अगर गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर्स के पास प्रॉपर पावर एंड अथॉरिटी नहीं होती है, तो उस स्थिति में जो मिलिट्री है या जो जैसे जो करिज्मेटिक रूलर्स होते हैं वो फिर पावर में आ जाते हैं, या तो वो कूप के थ्रू होता है, जैसे पास्ट में अगर आप पाकिस्तान की ही एग्जाम्पल्स को ले तो वहां पे कई मिलिट्री डिक्टेटर्स रह चुके हैं जिन्होंने उस समय की सिविलियन गवर्नमेंट्स को या तो हटाया है, क्यों, क्योंकि वो कमजोर है। तो ये एक बेटर ऑप्शन देने की कोशिश करते हैं ताकि जो वहाँ का राज्य है वो अच्छी तरीके से चल पाए। जैसे अगर हिटलर का हम एग्जाम्पल लें तो हिटलर जब पावर में आए थे तो उस समय जर्मनी बहुत ज्यादा एक खराब स्थिति से गुजर रहा था। वहाँ पे जो पॉलिटिकल सेटअप था वो वीक था, जो इकोनॉमी थी वो शैटर्स में थी। तो इस वजह से उस वक्त हिटलर जो थे उन्होंने एक होप दी थी लोगों को, और इसलिए वो पॉपुलरली एक तरह से पॉपुलर प्रोपेगेंडा के थ्रू वो सत्ता में आ पाए थे। हालांकि इवेंचुअली उन्होंने अपने आप को किस तरह से कवर किया वो डिक्टेटरशिप में देखा गया कि या इसमें हिटलर का आप नाम ले सकते हैं, नाजी जर्मनी कहा जाता है, और फिर फांसीवादी जिसमें क्या कहते हैं मसोलिनी का नाम आता है, स्टालिन का नाम आता है रशिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये क्या है, समय के साथ जो सिस्टम्स हैं वो अच्छे से परवर्ट यानी नॉर्मल फॉर्म से वो परवर्ट फॉर्म की तरफ जाते हैं। जो एरिस्टोटल है वो अपने क्लासिफिकेशन के थ्रू यही बताने की कोशिश करते हैं।
अच्छा, एक जो कंपैरिजन है वो समझना बहुत जरूरी है। जनरली ये कहा जाता है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इसको इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। इंटरचेंजेबली मतलब कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कोई अंतर नहीं समझा जाता है, बट वास्तविक में अगर हम देखें तो दोनों के मध्य अंतर है। जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट है अर्थात तुलनात्मक सरकार, इसका लिमिटेड स्कोप है। ये जो इसका जो विस्तार क्षेत्र है वो सीमित है। तुलनात्मक सरकार का विस्तार क्षेत्र सीमित है। कानूनी शक्तियां और राजनीतिक संस्थाओं के कार्यों के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करने का पारंपरिक तरीका जो है वो गवर्नमेंट कंपैरेटिव गवर्नमेंट के अंदर हम पढ़ते हैं। इसमें जनरली जो ऑफिस होल्डर्स होते हैं, उन ऑफिस होल्डर्स की क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनकी क्या भूमिका है, उनके क्या उत्तरदायित्व है, इसका अध्ययन हमें करने को कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स में मिलता है। यानी कि उनकी पावर्स क्या है, सिर्फ इसके बारे में। जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आते हैं अर्थात जब हम तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ हमें बहुत विस्तृत विस्तार क्षेत्र मिलता है। जो स्कोप है वो इसका बहुत वाइड होता है। सभी राजनीतिक प्रणालियों में राजनीतिक गतिविधियों और प्रक्रियाओं का विश्लेषण करना होता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। जैसे कि आप अगर एग्जांपल लें तो जो यूरोपियन राज्य हैं, एशियन, अफ्रीकन, लैटिन अमेरिकन, इन सब राज्यों में किस तरह से राजनीतिक व्यवस्था एक्चुअल प्रैक्टिस में चल रही है, उसका जो एक एनालिसिस है वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में किया जाता है। जब कंपैरेटिव गवर्नमेंट की बात होती है, तुलनात्मक सरकार, तो वो एक नॉर्मेटिव अप्रोच की तरह कार्य करता है। लेकिन जब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आते हैं, तुलनात्मक राजनीति में, तो इसका जो विस्तार क्षेत्र है वो विस्तृत है। और इसके साथ ही साथ इसमें जो राजनीतिक गतिविधियां प्रक्रियाएं हो रही हैं, यानी द डे टू डे पॉलिटिक्स एज इट इज टेकिंग प्लेस, उसका अध्ययन जो है वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में किया जाता है। अब जैसे हम आपसे एग्जाम्पल लें तो हम कहेंगे कि अफ्रीकन जो राज्य है या लैटिन अमेरिकन है, एशियन है, या जैसे अगर आप इसको वर्गीकृत करें तो हम कहेंगे डेवलप स्टेट्स और अंडर डेवलप स्टेट्स और डेवलपिंग स्टेट, अर्थात विकसित राज्य, विकासशील राज्य। तो इनके मध्य भी हम एक डिफरेंस देखते हैं कि जो विकसित राज्य है वो क्या होंगे, उनके यहाँ आपको मिलिट्री स्ट्रक्चर प्रॉपर मिलेगा, टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक रिसर्च, ये सब बहुत हाई स्केल पे मिलेगा। इनका जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है वो स्टेबल होगा, वो स्थिर होगा, वहाँ पे आपको इतना क्योस नहीं मिलेगा। लेकिन जो विकासशील राज्य होते हैं, डेवलपिंग, या जैसे जिनको अक्सर हम नाम लेते हैं तीसरी दुनिया के देश, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, वहां पे एक का जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है वो वीक पाया जाता है। बहुत मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज जो है उनका जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली होता ही नहीं है, वो एब्सेंट होता है। जैसे अभी जिन राज्यों का हमने आपसे नाम लिया, लेबनान, सूडान, साउथ सूडान, इन राज्यों में आपको सीरिया, इन राज्यों में जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है वो एब्सोल्युटली या तो एब्सेंट मिलेगा, या गवर्नमेंट के पास कोई पावर्स नहीं होती हैं। और जो जनता होती है यहाँ की, उनका भी विश्वास उस गवर्नमेंट से उठ जाता है। तो ये कंपेरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो जो डे टू डे हैपनिंग्स है, उन गतिविधियों को, उन प्रक्रियाओं का जो विश्लेषण है, एक एनालिसिस जो है, वो चीज कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में की जाती है। तो अगर हम एक तुलनात्मक पद्धति को समझें तो ये कहा जाएगा कि तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक राजनीति, इन दोनों के मध्य अंतर है। जहाँ पे तुलनात्मक सरकार जो है उसका विस्तार क्षेत्र सीमित है, और तुलनात्मक राजनीति का विस्तार क्षेत्र बहुत विस्तृत है, वो बहुत वाइड है। जहाँ पे तुलनात्मक सरकार में हम सिर्फ संस्थाओं का अध्ययन करते हैं, और जब हम सरकार तुलनात्मक राजनीति में आते हैं तो वहाँ जो गतिविधियां और प्रक्रियाएं होती हैं उनका एक एनालिसिस किया जाता है। अच्छा, कंपेरेटिव स्टडीज जो है उसको, कंपेरेटिव मेथड यानी तुलनात्मक पद्धति जो है, इसको पढ़ने के, इसको तुलना करने के कई प्रकार होते हैं, इसके कई मेथड्स हैं। इनके 4 बेसिक मेथड्स आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। उसमें से सबसे पहला है एक्सपेरिमेंटल मेथड, अर्थात प्रयोगात्मक विधि। यह विधि ये स्थापित करती है कि एक स्थिति दूसरी स्थिति की ओर ले जाती है या दूसरी स्थिति को प्रभावित करती है। राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक प्रयोग संभव नहीं है, क्योंकि हम प्राकृतिक और भौतिक विज्ञानों में मौजूद जो सटीकता होती है उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। परंतु राजनीति विज्ञान में हम राजनीतिक प्रयोग कर सकते हैं, और वह प्रयोग समय के साथ होते रहते हैं। जैसे आप इसको ऐसे समझिए, एक्सपेरिमेंटल मेथड में जनरली जो केमिस्ट्री में हमको जो लैब्स में जो रिजल्ट मिलते हैं, कि अगर हमने
हमें पता है H2O वाटर का फॉर्मूला क्या है, तो जितनी बार भी वो वाटर का फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा उतनी बार वही रिजल्ट आएगा। परंतु जब हम राजनीति की बात करते हैं तो वहां पे हमें ये एग्जैक्टनेस नहीं मिलती, और क्योंकि हमें ये एग्जैक्टनेस, ये सटीकता जो है ये एब्सेंट होती है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि राजनीति विज्ञान में प्रयोग नहीं होता है। राजनीति विज्ञान में भी प्रयोग होता है, और ये प्रयोग हम किस रूप में देखते हैं? जैसे सरकार द्वारा पारित किया गया हर नया कानून, देश द्वारा अपनाई गई हर नई नीति, हर विदेश नीति, ये सब क्या है? जो राजनीतिक परिवर्तन राज्यों में होते हैं, ये सब क्या है? ये सब प्रयोग है, ये सब एक्सपेरिमेंट्स है। जैसे आप एग्जाम्पल लें, भारत में जब डीमोनेटाइजेशन किया गया था तो 2016 में, तो ये डीमोनेटाइजेशन क्या था? ये भी क्या था? ये एक एक्सपेरिमेंट था। क्यों एक एक्सपेरिमेंट था? क्योंकि ये एक कोशिश थी सरकार के द्वारा कि वो किस तरीके से ब्लैक मनी, जो करप्शन है, उसको कम कर सकते हैं, या जो पाकिस्तानी फंडिंग है टेररिज्म के लिए, उसको किस तरह से रोक सकते हैं। तो ये क्या था? या जो जैसे फेक करेंसी, जो काउंटरफीट करेंसी जो होती है, मिंट होती है, उसको कैसे रोक सकते हैं। तो ये क्या था? ये भी एक एक्सपेरिमेंट था सरकार के द्वारा। या जैसे जो विभिन्न नीतियां सरकार अपनाती है, जो आप जैसे अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट को देखें तो आए दिन जो नई नई नीतियां लेके आती है, नए प्रोग्राम्स और जो लॉज बनते हैं, ये जो कानून बनते हैं, ये भी क्या है? ये भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये भी प्रयोग है। तो तुलना का जो पहला प्रकार होता है जनरली, वो एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है। इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि जैसे कोई एक कानून भारतीय वर्ष में लाया गया, उस कानून के क्या रिजल्ट्स हैं और किस तरह से जनता की प्रक्रिया आई है, और वो किस हद तक सफल या विफल हुआ है, वो सक्सेस है या फेलियर है, ये एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंतर्गत पढ़ा जाता है। अच्छा, जैसे दूसरा हम लेते हैं, जो दूसरा प्रयोग का प्रकार है या तुलना का जो प्रकार है दूसरा, वो है केस स्टडी मेथड। यानी कि एक प्रमुख विषय को, एकल मामले का गहन अध्ययन करने पर सारा ध्यान केंद्रित होता है। यह एकल मामले पर डेटा प्रदान करता है जो सामान्य टिप्पणियों के आधार पर बन सकता है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में समाजवादी पार्टी क्यों नहीं है, और बाकी के जो पश्चिमी लोकतंत्री राज्य हैं, जैसे अगर एग्जाम्पल में स्वीडन लिया जाए, तो वहां पे ये व्यवस्थाएं क्यों है। तो केस स्टडी जो है वो बेसिकली इसलिए होती है कि किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे पे या किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में गहन अध्ययन किया जाए, और फिर उस पे जो डेटा निकलता है वो आगे की स्टडीज में क्या करता है? हेल्प करता है। जैसे अगर हमने आपको एग्जाम्पल दिया इसमें समाजवादी पार्टी का, तो जो सोशलिस्ट सिस्टम है, जनरली ये देखा गया है कि डेमोक्रेसीज जो है वो सोशलिस्ट सिस्टम को एक्सेप्ट करती हैं, उसको अपनाती हैं। लेकिन जो अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को देखा जाए तो वहां पे एक सोशलिस्ट पार्टी क्यों अस्तित्व में नहीं है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, एक बड़ा विषय है। जैसे अगर आप एग्जांपल में लें, जो कंट्रीज में जो पार्टीज होती हैं या जो कंट्री सिस्टम होता है, स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो किन पे आधारित होता है? जनरली 3 कॉन्सेप्ट्स पे होता है। साम्यवाद, और क्या कहते हैं, कैपिटलिज्म जिसे कहा जाता है, और सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, इन 3 पे आधारित होता है। और ये तीनों सिस्टम्स जो हैं वो एक दूसरे से भिन्न है। अगर हम साम्यवाद की बात करें तो ये मार्क्सिज्म से आता है, कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी से। और कार्ल मार्क्स ने, मार्क्स की जो मार्क्सवाद है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कम्युनिज्म में मिलता है, साम्यवाद में मिलता है। तो इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके हाथ में कंप्लीट कंट्रोल ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन का कंप्लीट केंद्रीकरण होता है, टोटल केंद्रीकरण होता है। और इसमें ये समाज में जो रिच और पुअर, यानी कि वर्किंग क्लास और जो कैपिटलिस्ट है, यानी पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के मध्य जो अंतर है, उस अंतर को खत्म करने की बात करता है, दैट इज नो क्लास डिस्टिंक्शन। और इनका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो कम्युनिस्ट सरकार होती है केंद्र की, उसको ये सर्वशक्तिशाली बनाने की बात करते हैं। जब आप कैपिटलिस्ट सिस्टम में आते हैं, यानी पूंजीपति व्यवस्था में आते हैं, जनरली जो वेस्ट की कंट्रीज हैं उन्हें कैपिटलिस्ट कंट्रीज ही कहा जाता है। और कैपिटलिस्ट कंट्रीज साम्यवादी राज्यों से, यानी कि पूंजीपति राज्य जो होते हैं, वो साम्यवादी राज्यों का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। इसका एग्जाम्पल हमें शीत युद्ध के दौरान मिला था। शीत युद्ध जो 1940 से, जो आपका जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, उसके बाद शीत युद्ध का जो आरंभ हुआ था वो बेसिकली किन 2 राज्यों के बीच था? वो यूएसए के बीच में और यूएसएसआर, यानी जो प्रेजेंट डे रशिया है उसके बीच में था। और ये जो दोनों के बीच में क्लैश था,
वो क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी यानी विचारधारा का एक क्लैश था, जहाँ पे साम्यवाद का प्रचार करना, मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ कम्युनिज्म, वो ऑब्जेक्टिव था यूएसएसआर का। और कैपिटलिज्म जो यूएसए की कंट्रीज एंड द फॉलोइंग कंट्रीज थी, वो क्या चाहती थी, कैसे कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म अर्थात साम्यवाद की रोकथाम कैसे की जा सकती है, वो इस लक्ष्य से काम करते थे। जिनका अगर आप प्रेजेंटली देखें तो नेटो है अस्तित्व में, तो नेटो का बेसिक ऑब्जेक्टिव भी यही था उस टाइम पे। और कम्युनिज्म ने उस टाइम पे यूएसएसआर ने बनाया था वॉर्सो पैक्ट। बहरहाल अगर वापस आते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, तो केस स्टडी में जैसे जनरली कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की अगर हम बात करें, तो सोशलिज्म ना टोटली पूंजीवाद है ना टोटली साम्यवाद है, वो लिमिटेड प्राइवेट ओनरशिप की बात करता है। और इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को ये एक सामंजस्य इसके बीच में स्थापित करने की कोशिश करता है। और इनका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि जो भी उत्पादन किया जाए, जो भी प्रोडक्शन किया जाए, वो सामाजिक नीड्स जो है उनको ध्यान में रख के किया जाए, ना कि वो प्रॉफिट के लिए हो या वो बेसिक नीड्स के लिए ना हो, जैसा कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म कहता है। वो कहता है वो समाज के विकास के लिए काम करते हैं। इसमें एक बेसिक नाम आता है चार्ल्स फूरर का, सोशलिज्म के विस्तार में। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम तुलना के जो प्रकार है हमारे, कि तुलना का आधार क्या होता है, किसके आधार पे कंपैरिजन किए जाते हैं। तो पहला है एक्सपेरिमेंटल मेथड, यानी कि प्रयोगात्मक व्यवस्था। दूसरा है केस स्टडी। तीसरा आता है स्टैटिस्टिकल मेथड अर्थात सांख्यिकीय विधि। यह विधि चर या श्रेणियों का उपयोग करती है जिन्हें संख्याओं द्वारा दर्शाया जा सकता है, जैसे मतदान पैटर्न, सार्वजनिक व्यय, राजनीतिक दल, मतदाता का मतदान, जनसंख्या वृद्धि आदि। जो स्टैटिस्टिकल मेथड होता है ये बेसिकली क्वांटिटेटिव मेथड होता है। क्वांटिटेटिव मतलब ये डेटा पे आधारित होता है। जैसे अगर आप एग्जांपल लें, तो जैसे कहा जाता है, जब हमारे 5 ईयर प्लान आए थे अस्तित्व में, 5 ईयर प्लान को क्यों लाया गया था, जो पंचवर्षीय योजनाएं थी जिनको अब रिप्लेस करके नीति आयोग के अंतर्गत कर दिया गया है। तो जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, 5 ईयर प्लान, वो इंडियन इकोनॉमी को एक बूस्ट देने के लिए उनको लाया गया था। और उन 5 इयर्स जो प्लान थे उनका आधार क्या था, मतलब उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, कि वो कलेक्ट करें डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इनका डेटा कलेक्ट किया जाए, और उसके आधार पे सरकार जो है वो अपनी नीति या निर्णयों को लेती है। यानी कि आप इसको इस तरह से देखिए कि बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था 5 ईयर प्लान का, कि किस तरीके से डेटा कलेक्ट किया जाए ओवर कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी आपका आ जाता है। और इन सबका जो डेटा है वो इवेंचुअली किस चीज में हेल्प करता है, इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, यानी जो गवर्नमेंट और सरकार द्वारा जो नीतियां और कानून बनाए जाते हैं उनको बनाने में ये जो स्टैट्स है, ये जो डेटा है, ये मददगार होता है। जैसे आप इसको इस तरह से लीजिए कि राज्य में इन्फ्लेशन, जैसे आप देख रहे हैं आजकल पेट्रोल के प्राइसेस है इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, तो ये क्या है, जो इन्फ्लेशन होता है, या इसके साथ ही साथ हम देखें इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगार, पर कैपिटा इनकम, ये सब, ये जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, इन सब में डेटा सपोर्ट करने के लिए चाहिए, क्योंकि उसी डेटा के आधार पे सरकार द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, सरकार द्वारा काम किए जाते हैं। तो स्टैटिस्टिकल मेथड क्या है, सांख्यिकीय विधि। इसमें संख्याओं के द्वारा ये दर्शाया जा सकता है कि किस तरह से, अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि कंट्री जो है वो प्रोग्रेसिव है या वो डेवलपमेंट की ओर बढ़ रही है, तो ये हम किस तरह से दिखा सकते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये कैसे पता चलेगा। इट विल एवरीथिंग, ये सारी चीजें जो है ये हमें डेटा के थ्रू एक्सप्रेस की जाती है। और ये डेटा जो है वो हम स्टैटिस्टिकल मेथड के अंदर यानी सांख्यिकीय विधि के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो पहला जो मेथड था वो था एक्सपेरिमेंटल मेथड, जिसमें कि एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम कोई भी एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट पॉलिटिकल साइंस में या राजनीति विज्ञान में संभव नहीं है। तो जो लेकिन जो कानून और जो लॉज बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वही हमारे राजनीति विज्ञान में एक्सपेरिमेंट माने जाते हैं। दूसरा आता है केस स्टडी, जिसमें एक पर्टिकुलर विषय पे अध्ययन किया जाता है। तीसरा है स्टैटिस्टिकल मेथड, जिसमें कि क्या होता है, डेटा के माध्यम से एक कंपैरिजन करने की कोशिश की जाती है। और चौथा और आखिरी जो है वो है ऐतिहासिक विधि अर्थात हिस्टोरिकल मेथड। अच्छा, राजनीति विज्ञान के लिए इतिहास सबसे अच्छी प्रयोगशाला है। इतिहास के पन्नों पर
हर राजनीतिक संस्था की उत्पत्ति या उसका पता लगाया जा सकता है, या कैसे उसका पतन हुआ इसके बारे में भी पता किया जा सकता है। हिस्ट्री जो है वो एक तरीके से बताती है फ्यूचर के बारे में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इंडिया अगर आज सॉवरेनिटी, संप्रभुता और इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता पे है, जहाँ पे हमने कई ब्रिटिशर्स द्वारा जो अट्रॉसिटीज थी उन्हें झेला, और क्योंकि हम उनके अधीन थे तो इसलिए हम आज इस बात के महत्व को समझते हैं कि इंडिपेंडेंट होना, संप्रभु होना, स्वतंत्र होना कितना आवश्यक है। ये जैसे पास्ट में हम ये देखते हैं कि ब्रिटिशर्स के अंतर्गत जब हम हमारा राज्य था, भारतवर्ष था, तो उस समय पे जो अधिकार थे, जो राइट्स थे, वो उस समय नहीं मिलते थे। तो इसलिए आज हम उन अधिकारों का महत्व समझते हैं, इसलिए हमने फंडामेंटल राइट्स पॉलिसीज इन चीजों को अपने संविधान में इनकॉर्पोरेट किया है। तो इसलिए जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं एक तरह से आज के समय के लिए, आगे के समय के लिए एक लेसन होता है, और उससे क्या करते हैं, उससे हम समय के साथ सीख लेते हैं। जैसे अगर आप उदाहरण दें, क्रांति, पास्ट में कई रेवोल्यूशन हुए हैं, कई क्रांतियां हुई हैं। जैसे अमेरिकन रेवोल्यूशन था, फ्रेंच रेवोल्यूशन, हाइती का हुआ, रशिया, चाइनीज, क्यूबा, ईरानियन रेवोल्यूशन। ये जो जितनी भी क्रांतियां हुई हैं समय समय पर, इन क्रांतियों के कुछ ना कुछ कारण रहे हैं, और उन कारणों की वजह से एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ वर्किंग आया या नहीं आया, या किस तरह से उन क्रांतियों की क्या वजह रही, क्या रीजंस रहे, और फिर इवेंचुअली किस तरह से वहां पे स्टेट सिस्टम स्टैब्लिश हुआ, ये सारा हिस्टोरिकल मेथड के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है। जैसे अगर राज्य सरकार की बात करें, तो इंडिया किस तरीके का 1947 में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस था, और आज किस तरह से वो विकसित है। तो ये जो एक जो ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन भी हम हिस्टोरिकल मेथड के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। तो अगर जैसे आपको एग्जांपल दें यूनाइटेड नेशंस का, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के बारे में, यूनाइटेड नेशंस के बारे में आपने सुना होगा। यूनाइटेड नेशंस क्या है, ये एक सार्वभौमिक संगठन है, ये एक यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन है। और इस यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, कि तीसरा विश्व युद्ध ना होने पाए। लेकिन यूनाइटेड नेशन से पहले भी एक यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन, एक सार्वभौमिक संगठन जो था वो अस्तित्व में था, वो था लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस का गठन हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस की स्थापना होती है। और लीग ऑफ नेशंस का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था, उसका जो मुख्य उद्देश्य था, वो था द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी, यानी शांति और सुरक्षा की स्थापना करना विश्व लेवल पे। अच्छा, और जो दूसरा विश्व युद्ध है वो ना होने पाए, ये उसकी एक पहल थी, ये उसकी एक कोशिश थी। परंतु दूसरा विश्व युद्ध हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्योंकि हो गया, तो यानी कि लीग ऑफ नेशंस अपने उस उद्देश्य की प्राप्ति में विफल हो गया, और इवेंचुअली इसे डिसबैंड कर दिया गया, यानी इसे यूनाइटेड नेशंस 1945 में बना है, उसके बाद इसको डिसबैंड कर दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया लीग ऑफ नेशंस को। तो लीग ऑफ नेशंस क्यों विफल हुआ, क्यों वो एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन की तरह नहीं बन पाया, वो लेसन हमें यूनाइटेड नेशंस को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करते हैं। यानी आप इसे इस तरह से समझिए कि आज जो यूनाइटेड नेशंस है, अगर वो सक्सेसफुली कुछ ड्रॉबैक्स के साथ चल पा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अपने जो लेसन है वो किससे ले रहा है, अपनी हिस्ट्री से ले रहा है। और उसकी हिस्ट्री में लीग ऑफ नेशंस उसी के जैसा एक संगठन है जो कि अस्तित्व में था, और वो विफल हुआ क्योंकि उसके तो कई वजह थी। क्योंकि एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि उसका फाउंडिंग मेंबर था लीग ऑफ नेशंस का, वो उसका सदस्य राज्य नहीं था यूनाइटेड नेशंस में। इसलिए सबसे बड़ा लेसन यूनाइटेड नेशंस के लिए ये था कि ग्रेट पावर कोलैबोरेशन, यानी 1945 के टाइम पे जो उस समय के जो मुख्य राज्य थे, जो आज P5 के नाम से भी आप जानते हैं, जो परमानेंट 5 मेंबर जो हैं, तो उन राज्यों का अमालगमेशन, उनका साथ आना इस संस्था के विकास के लिए, संस्था के क्या कहेंगे, सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी समझा गया। सो यूनाइटेड नेशंस ने अपने लेसन किससे लिए, अपने लीग ऑफ नेशन से लिए, अपनी हिस्ट्री से लिए। सो हिस्टोरिकल मेथड क्या है, वो एक तरीके से जो पास्ट में जो गतिविधियां हुई हैं, या किस तरीके से समाज का, स्टेट का, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर का
इन चीजों का उदय हुआ है, वो कैसे समय के साथ विकसित हुए हैं, इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो हमने आपको बताया कि तुलनात्मक पद्धति को, तुलना को करने के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार है एक्सपेरिमेंटल मेथड, उसके बाद केस स्टडी मेथड, फिर आता है आपका हिस्टोरिकल मेथड, और इसके साथ ही साथ हमने करा स्टैटिस्टिकल मेथड। अच्छा, तो ये हो गया कंपेरेटिव गवर्नमेंट्स के बारे में, जिसमें हमने आपको एक बताया कि राजनीति क्या होती है, जिसमें राजनीति के बारे में आपको विस्तार से बताया। फिर उसमें आपको बताया कि जो तुलनात्मक पद्धति है वो इसी का एक भाग है, और ये तुलना जो है ये किसने इंट्रोड्यूस करी थी, एरिस्टोटल ने करी थी। इन्होंने 150 जो संविधान थे उनका अध्ययन किया, और उन संविधानों को अध्ययन करने का इनका उद्देश्य क्या था कि किस तरीके से वो एक आइडियल स्टेट, एक आदर्श राज्य की स्थापना कर सकते हैं, एक आदर्श राज्य का गठन कर सकते हैं, और इसलिए वो उस आदर्श राज्य को एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान के द्वारा चलाया जाएगा। तो उस संविधान के बारे में, उस संविधान को पढ़ने के लिए उन्होंने 150 कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया, कंपेयर किया। और उसके बाद हमने आपको बताया कि कंपैरिजन के आधार क्या होते हैं, इनके प्रकार क्या होते हैं। तो 4 प्रकार के होते हैं। एक्सपेरिमेंटल होता है, केस स्टडी, स्टैटिस्टिकल जिसमें कि डेटा लेते हैं, और चौथा जो है वो ऐतिहासिक अर्थात हिस्टोरिकल मेथड होता है। अच्छा, इसके बाद बच्चों जो आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है वो है लोकतांत्रिक शासन, डेमोक्रेटिक रिजीम्स, और इसके साथ ही साथ अथॉरिटेरियन रिजीम्स। इन दो रिजीम्स में कंपैरिजन किया गया है कि जो डेमोक्रेसी की जो रिजीम्स होती है, जो डेमोक्रेटिक रन जो रिजीम्स होती है वो किस प्रकार की होती है, और जो अथॉरिटेटिव होती हैं या जो ऑटोक्रेटिक होती हैं वो किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम आपके साथ डेमोक्रेटिक रिजीम्स करेंगे, अर्थात लोकतांत्रिक शासन करेंगे। द टर्म डेमोक्रेसी जो है वो कहाँ से उत्पन्न होता है, वो ग्रीक वर्ड से उत्पन्न होता है, डेमोस एंड क्रेटोस। इसका डेमोस का मतलब होता है पीपल, और क्रेटोस का मतलब होता है, अर्थ होता है पावर, अर्थात इसका मतलब है पावर ऑफ द पीपल, यानी कि जनता की शक्ति जो है उसे जनरली डेमोक्रेसी के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। लोकतंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें राज्य की संप्रभु शक्ति लोगों के हाथों में निहित होती है, और जनता राज्य शक्ति का स्रोत होते हैं। जनता सरकार में सीधे या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेती है। अच्छा, एक चीज ये समझने वाली है, सीधे या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम्स होते हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होती है, वहां पे 2 प्रकार से इलेक्शंस होते हैं। एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन यानी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन, और एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शंस अर्थात अप्रत्यक्ष निर्वाचन। जो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, जैसे कि आपके फॉर एग्जांपल लोकसभा के भारतीय सिस्टम से अगर आप एग्जांपल लेंगे इसका, तो जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं या जो विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं, दे आर डायरेक्ट इलेक्शंस। डायरेक्ट मतलब जनता ने अपने प्रतिनिधि को खुद चुना, उन्होंने उसके लिए वोट दिया, और उस निर्वाचन क्षेत्र से एक पर्टिकुलर प्रतिनिधि का निर्वाचन हो गया। सो दैट इज डायरेक्ट इलेक्शंस। इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव कौन से होते हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव जैसे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, जहाँ पे इंटरमीडियरीज जो है वो आ जाते हैं, और वो जनता के बिहाफ पे वोटिंग करते हैं। जैसे कि अगर आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन का एग्जांपल लें, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होता है कि हम एक इलेक्टोरल कॉलेज का गठन करते हैं। एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है जहाँ पे जनता के प्रतिनिधि जाते हैं, और वो जनता के प्रतिनिधि क्या करते हैं, वो फर्दर अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं और एक राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो अगर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें जो प्रतिनिधि जो चुनने का तरीका होता है वो 2 तरीके का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में हम खुद अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, इनडायरेक्ट में हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं वो फर्दर अपने वोट का इस्तेमाल करके क्या कहते हैं अपनी वोटिंग करते हैं और इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करते हैं। अच्छा, जो लोकतंत्र होता है वो भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अर्थात डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अच्छा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी जनरली, जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का फॉर्म है वो होता है रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह, पहल या वापस बुला लेने के माध्यम से हम देखते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी को एक तरह से एक्सरसाइज किया जाता है। यानी कि जब जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक मामलों पर अपनी इच्छा व्यक्त करती है। इसको समझा जाता है, जैसे स्विट्जरलैंड एक एग्जाम्पल आता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। स्विट्जरलैंड में
प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था पाई जाती है। वहां पे जैसे कोई भी कानून अगर जनता को चाहिए, इसका एक बहुत विस्तृत प्रोसीजर है, बट अगर हम आपको संक्षिप्त में बताएं तो जो वहां पे ये सिस्टम है कि अगर कोई कानून बनता है तो उस कानून को जनता के पास भेजा जाता है, एक जनमत संग्रह के माध्यम से जनता का उस पर क्या व्यू है ये लिया जाता है। और इसके साथ ही साथ अगर जनता को ऐसा लगता है कि उन्हें कोई पर्टिकुलर कानून चाहिए तो वो उसको एक ड्राफ्ट की तरह तैयार करके वहां पे भेज सकते हैं एक कंसर्न अथॉरिटी के पास, और फिर उस पर डिबेट डिस्कशन वहां की संसद में किया जाता है। तो प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसके जो फॉर्म्स होते हैं, जो तरीके हैं कि किस तरीके से प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाई जाती है, तो वो है जनमत संग्रह, पहल यानी कि जहाँ पे जनता खुद अपनी तरफ से पहल करती है किसी पर्टिकुलर कानून के लिए, प्लेबिसिट जनमत संग्रह की तरह ही होता है, और रिकॉल यानी कि वापस बुला लेना कि जब वो अपने प्रतिनिधि के कामों से एक तरह से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्या करेगी, वो वापस अपने प्रतिनिधि को बुला सकती है। तो ये हो गया प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? एक प्रतिनिधि लोकतंत्र में राज्य की इच्छा सीधे लोगों द्वारा नहीं बल्कि अपने प्रतिनिधियों द्वारा बनाई और व्यक्त की जाती है, जिन्हें वह विचार विमर्श और निर्णय लेने की शक्ति सौंपते हैं। यानी कि जो मेजोरिटी ऑफ द डेमोक्रेसीज है वर्ल्ड की, वो क्या है, वो अप्रत्यक्षी होती है, क्योंकि वहां पे जनरली जो सिटीजन्स होते हैं वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। जैसे इंडिया में जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो क्या होता है, पूरे राज्य को निर्वाचन क्षेत्र में कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया जाता है, और फिर हर निर्वाचन क्षेत्र से एक रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन होता है जो लोकसभा में जाके बैठता है और अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज और फंड्स लेके आता है ताकि वहां का डेवलपमेंट हो सके। सो जनरली जो मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड है वो अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यानी कि इनडायरेक्ट है। अच्छा, उदार लोकतंत्र में उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के राज्यों में पाए जाते हैं। जापान और दक्षिण अफ्रीका जैसे राज्य भी समान विशेषताओं का प्रदर्शन करते हैं, जैसे सार्वभौमिक मताधिकार। मतलब डेमोक्रेटिक सिस्टम के जो मुख्य विशेषताएं होती हैं वो क्या होता है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, निर्दिष्ट अवधि के लिए चुनाव होना, अर्थात एक पर्टिकुलर रिपब्लिक सिस्टम कि एक समय के बाद फिर से जो इलेक्शन है वो किए जाएंगे। लोगों के लिए, लोगों के प्रति उत्तरदायी होना, यानी एक रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल गवर्नमेंट। जैसे अगर आप एक डेमोक्रेसी को देखें, जैसे अरब क्रांति का अगर हम आपको एग्जांपल दें, तो जब अरब क्रांति हुई थी जो ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुई थी, उस अरब स्प्रिंग में क्या देखा गया, लोगों के अंदर जो एक डिससेटिस्फैक्शन था वो इसीलिए था क्योंकि जो वहाँ की गवर्नमेंट सिस्टम थे या जो वहाँ जो सत्ता में थे वो रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल नहीं थे जनता के प्रति। यानी कि अगर वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं था, वहाँ पे अरब देशों में जिन राज्यों में हमने देखा कि अरब क्रांति आई, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं था, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, इसके साथ ही साथ पर कैपिटा इनकम बहुत कम था, अनएम्प्लॉयमेंट थी, और जो गवर्नमेंट थी वो भी आंसरेबल नहीं थी। तो ये व्यवस्था जो है वो हमें प्रजातंत्री व्यवस्था में यानी डेमोक्रेसी में नहीं मिलती है। वहां पे जो सरकारें होती हैं वो जिम्मेदार होती हैं, वे उत्तरदायी होती हैं, और इसलिए जो सिटीजन्स का सेटिस्फैक्शन है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता है, और इसीलिए कहा जाता है कि जो सत्ता है वो किसके हाथ में है, वो जनता के हाथ में है। अच्छा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, सामान्य अवसर सभी के लिए हो, निष्पक्ष चुनाव करवाना, फेयर इलेक्शन, और इसके साथ जो ऑपोजिशन होता है उसका भी अस्तित्व में होना, क्योंकि ऑपोजिशन की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह जो सत्ता में है, जो सरकार बनाई है, उसकी जो प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, जो कानून है, उसमें जो कमियां होंगी उसको हाईलाइट करने का जो काम है वो ऑपोजिशन का होता है। तो ऑपोजिशन का भी अस्तित्व में होना बहुत जरूरी है। तो जो एक लिबरल डेमोक्रेसी होती है, उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो कि मोस्टली कंट्रीज में आपको मिलेगी, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, और कुछ इसके हमें जो ग्लिम्स हैं वो जापान, दक्षिण अफ्रीका, इन राज्यों में भी मिलते हैं। तो वहाँ पे ये जो फीचर्स हैं, सार्वभौमिक मताधिकार, निर्देश शक्ति के लिए चुनाव होना, जनता के प्रति उत्तरदायी होना, समान अवसर, निष्पक्ष चुनाव, ये सब चीजें हमें उन व्यवस्थाओं में मिलेंगी। अच्छा, मेजोरिटी डेमोक्रेटिक रिजीम्स जो हैं, जो विश्व की सबसे ज्यादा जो व्यवस्थाएं हैं जो प्रजातंत्रीय हैं, वो पार्लियामेंट्री है, यानी कि वो संसदीय है। जैसे आप एग्जाम्पल में लेंगे, यूनाइटेड किंगडम है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, इन सब व्यवस्थाओं में आपको, इन सब राज्यों में आपको संसदीय व्यवस्था मिलेगी।
ये वास्तविकता है कि संसदीय व्यवस्था एक राज्य से अगर दूसरे राज्य से कंपेयर करेंगे तो उसमें भिन्नता मिलेगी, क्योंकि हर राज्य अपनी कंट्री के, अपने स्टेट की जो स्पेशलिटीज हैं, जो फीचर्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए अपने संविधान का निर्माण करता है और उस तरह की व्यवस्थाओं को लाता है। लेकिन इन राज्यों में जो मेजोरिटी डेमोक्रेटिक रिजीम्स होते हैं, वहां पे संसदीय व्यवस्था जो है वही मिलती है। अच्छा, इसी के साथ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जो विकासशील राज्य है, यानी कि जो डेवलपिंग स्टेट्स हैं, वहां पे लोकतांत्रिक शासन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। देखिए, पास्ट में सबसे पहली बात, जो तीसरी दुनिया के देश हैं, ये कहाँ से आए हैं? 1945 में जब यूनाइटेड नेशंस बना था, उससे पहले हमने ये देखा था कि जो कॉलोनी सिस्टम है, जो एक तरह से जो कॉलोनी व्यवस्था है, जिसको कहा जाता है औपनिवेशिक शासन, वो औपनिवेशिक शासन जो था वो बहुत कॉमन समझा जाता था, जहाँ पे जो राज्य थे वो किसके अंतर्गत आते चले, वो जो बड़े राज्य थे, जैसे हम एग्जांपल आपको ब्रिटेन का दे, तो वो क्या करते थे, वो अपना एक्सपेंशनिज्म करते थे, वो अपना विस्तार करते थे और ज्यादा से ज्यादा राज्यों को अपने अंतर्गत लाते थे, अपनी कॉलोनी बना के। अच्छा, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध बंद हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो औपनिवेशिक शासन था, वहां पे ये देखा गया कि जो एशिया और अफ्रीका के जो राज्य थे, वहां पे स्वतंत्रता के लिए एक तरह से पहल होने लगी। इंडिया भी उसका एक एग्जाम्पल है, जहाँ पे हमारा भी नेशनल मूवमेंट रन हुआ। तो इसी तरीके से एशिया और अफ्रीका के मेजोरिटी राज्यों में इंडिपेंडेंस की, स्वतंत्रता की मांग होने लगी। और उस स्वतंत्रता की मांग को जब समय के साथ, जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, वैसे और राज्य इंडिपेंडेंट होने लगे, तो जो कॉलोनी सिस्टम है वो धीरे धीरे खत्म होने लगा और राज्य उभर के आने लगे। तो यूनाइटेड नेशंस भी जब बना था, तो उस टाइम पे जब ये नए राज्य उभर के आते थे, तो इनका सबसे पहला उद्देश्य क्या होता था कि एक तो ये शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लें, अपने राज्य की शासन की। जैसे इंडिया का भी एग्जाम्पल अगर आप लेंगे, तो हमारे यहाँ भी जो फ्रीडम के लिए जो पहल हुई थी, जो हमारा नेशनल मूवमेंट था, उसमें हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी कि हम किस तरह से इंडिपेंडेंट हो, ताकि अपने राज्य के निर्णय हम खुद लें, ना कि ब्रिटेन राज्य हमारे लिए निर्णय ले। तो इस तरह से ये राज्य उभर के आने लगे और धीरे धीरे इन राज्यों की संख्या बढ़ती चली गई, क्योंकि इन सब राज्यों में इंडिपेंडेंस की मांग हुई, नेशनल मूवमेंट्स हुए और उसके बाद इन्हें इंडिपेंडेंट जब थोड़े स्ट्रगल के बाद घोषित किया गया, तो इनके यहाँ पे डेमोक्रेसी को कैसे स्टैब्लिश किया जाए, क्योंकि उस वक्त तक डेमोक्रेसी को एक एक्सेप्टेबल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के रूप में ले लिया गया था। ये माना गया था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था ही सही व्यवस्था है। तो इसलिए उन राज्यों में औपनिवेशीकरण के नए राज्यों को लोकतांत्रिक सरकारों में लाया जाए, जिससे उन्हें राष्ट्र निर्माण और राज्य निर्माण दोनों में मदद प्राप्त हो। अच्छा, इसमें यूनाइटेड नेशंस की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आती है, क्योंकि उन राज्यों के लिए जो नए नए इंडिपेंडेंट हुए थे, उनके लिए ये जरूरी था कि वो यूनाइटेड नेशंस जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन से, एक इंस्टीट्यूशन से जुड़े, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस एक सार्वभौमिक संगठन है, एक यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन है, और उसने इन राज्यों को अपनी तरफ आकर्षित किया। और इन राज्यों के लिए जरूरी क्यों था कि यूनाइटेड नेशन से जुड़े, ताकि जो इनकी समस्याएं हैं एज अ डेवलपिंग स्टेट, एक विकासशील राज्य के रूप में जो इनकी समस्याएं हैं, वह एक यूनाइटेड नेशंस जैसे फोरम पे रख सके, जहाँ पे बड़े राज्य ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, और उन समस्याओं का ये समाधान जो है वो अपने राज्य में ला सके। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब कॉलोनियल सिस्टम जो है, वो एक तरह से कॉलोनी सिस्टम जो है उससे निकल कर एशिया और अफ्रीका के जब नए स्वतंत्र राज्य आने लगे, तो उन राज्यों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को कैसे लाया जाए ताकि उनका नेशन बिल्डिंग हो सके, इस चीज के लिए एक पहल हुई। विकासशील राज्यों में लोकतांत्रिक शासन की सफलता के लिए एक बड़ी बाधा जो थी, वो लिंग्विस्टिक था, यानी भाषा, ट्राइबल, आदिवासी और रिलीजियस लाइंस जो थी, या ये रिलीजियस लाइंस पे जो एथनिक डिविजन्स थे, वो ये समस्याएं जो है, ये बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर के आई, क्योंकि ये देखा गया कि ये विकासशील राज्य जो है, क्योंकि इनमें इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी इनके अंदर डाइवर्सिटी की वजह से एक तरह से ये एक कॉमन कंक्लूजन, एक कॉमन सोल्यूशन पे आने पे बहुत जल्दी इजिली नहीं आ पाते थे। तो ये जो डिविजन्स थे भाषा के या आदिवासी या धर्म के आधार पे, ये बड़ी बाधाएं इनके सामने आती थी एक राजनीतिक सेटअप को स्टैब्लिश करने के लिए। अच्छा, राजनीतिक संगठन में जातीय विविधता स्वाभाविक रूप से परिलक्षित होती है।
अब जैसे इसको ये देखा जाता है, जैसे अगर आप पाकिस्तान को अगेन हम एग्जांपल में लें, तो हम ये देखेंगे कि इवन दो पाकिस्तान रिलीजन लाइंस पे बना है, धर्म के आधार पे बना है, येट क्या देखा जाता है कि धर्म के आधार पे होने पर भी वहां पे वो स्टेबिलिटी नहीं है, वो स्थिरता नहीं है, वो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लेबनान का, वहां पे भी आपको यही समस्या मिलेगी, क्योंकि वहां पे डाइवर्सिटी इतनी, विभिन्नता इतनी है इन रिलीजन या इन एथनिसिटी, कि उनके आधार पे जो वहां पे जो फैक्शंस है, जो ग्रुप्स हैं, वो आपस में ही लड़ते रहते हैं। तो विकासशील राज्यों में लोकतांत्रिक शासन को स्थापित करने के लिए कई बड़ी समस्याएं आती हैं। अच्छा, इसी में एक पॉइंट ये आता है कि जो जैसे कि चाइना है फॉर एग्जांपल, इसको हम औपचारिक रूप से लोकतांत्रिक नहीं कहेंगे, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात कि ये कम्युनिज्म को फॉलो करता है, साम्यवाद को, लेकिन इसके साथ ही साथ ये अपने आप को, अगर ये औपचारिक रूप से डेमोक्रेसी कहेगा भी, तो ये जो उसके ग्राउंड्स होते हैं एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के, वो हमें चाइना में एब्सेंट मिलते हैं। क्योंकि वो ऐसा कहा जाता है कि वो कम्युनिज्म भी जो फॉलो करता है, तो वो उसमें वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स वो वर्क करता है। तो इसलिए इन राज्यों को हम औपचारिक रूप से लोकतांत्रिक नहीं कह सकते हैं। अच्छा, जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल लें इस्लाम का, जैसे कहा जाता है कि इसका एक प्रोफाउंड इफेक्ट रहा है नॉर्थ अफ्रीका की पॉलिटिक्स में, या मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में, या साउथ ईस्ट एशिया की पॉलिटिक्स में। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट्स बनी है, जैसे पाकिस्तान, ईरान, सूडान है, तो ये जनरली बनती है और फिर से बनाई जाती है ऑन इस्लामिक लाइंस। लेकिन जो डेमोक्रेटिक जो ग्राउंड्स है, जो प्रजातंत्री जो ग्राउंड्स है, वो इन राज्यों में एब्सेंट मिलते हैं। और इसी वजह से जो विकासशील राज्य हैं, वो कॉन्स्टेंटली एक टसल में दिखते हैं, वो एक कॉन्फ्लिक्ट में दिखते हैं, क्योंकि वहां पे इवन दो डेमोक्रेटिक सिस्टम लाने की कोशिश की गई है, पहल की गई है, येट वहां पे ये चीजें, डेमोक्रेसी जो है वो एक्चुअल रूप में नहीं आ पाई है। जैसे अगर आपको सोमालिया का एग्जाम्पल दें, जो विकसित राज्य है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, उन्होंने इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज में डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने के लिए कई फंड्स इकट्ठा किए और कई प्रयास किए, लेकिन फिर भी इन राज्यों में जो डेमोक्रेसी है वो स्टेबल नहीं मिलती। अब जैसे अगर आप अभी रिसेंट का एग्जांपल लें, अफगानिस्तान का इशू हो गया, या पाकिस्तान में जो अभी समस्या चल रही है, या लेबनान है, ईरान है, सूडान है, ये जो राज्य है बेसिकली कहा जाता है जो मिडिल ईस्ट के जो है जो राज्य है, वो मिडिल ईस्ट के राज्य हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में पाए जाते हैं, क्योंकि या तो वो रिलीजियस लाइन पे वर्क करते हैं, तो ना ही वो टोटली रिलीजियस हो पाते हैं, और ना ही वो टोटली डेमोक्रेटिक हो पाते हैं, और इसलिए उनके बीच में कांस्टेंट टसल दिखता है, कांस्टेंट कंफ्यूजन दिखता है। तो विकासशील राज्य जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उभरे, उन राज्यों में कई ऐसे राज्य ऐसे हैं, अफ्रीका के भी आप ले सकते हैं एग्जाम्पल में, लैटिन अमेरिका आता है, कई ऐसे राज्य हैं जो कि डेमोक्रेसी को संपूर्ण रूप से विद इट्स फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स अपना नहीं पाए हैं। और क्योंकि वो उसे अपना नहीं पाए हैं, इसलिए वहां पे जो स्टेबिलिटी है, जो स्थिरता है गवर्नमेंट की, जो पावर स्ट्रक्चर है, वो वहां पे नहीं मिलता है। अब जैसे पाकिस्तान की मुख्य समस्या में ये आता है कि वहां पे जो पावर स्ट्रक्चर है वो डिवाइडेड है। डिवाइडेड है इन द सेंस कि अगर जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो इस्लामाबाद तक लोकेटेड, वहां तक आती है, और उसके बाद आप देखिए आगे के अगर जो सरकार जो बाकी एरिया है, जैसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान, ये सब क्या है ट्राइबल एरियाज, ये सब अलग फैक्शन द्वारा गवर्न होते हैं। तो इसलिए इन राज्यों में डेमोक्रेसी के स्टैब्लिशमेंट को लेके एक मेजर समस्या आती है। और इसी तरीके से अगर हम चुनौतियां देखें बेसिकली लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होती है, तो जैसे बार बार जो चुनाव होते हैं, या असंगत राजनीतिक विचारधाराएं जो है, ये अस्थिरता और कमजोरी लेकर आती है सरकारों में। अच्छा, एक प्रतिस्पर्धा रहती है राजनीति में सदैव, तो ये एक तरह से जो नैतिक मूल्य है उनका उदय नहीं हो पाता है। जैसे आप इंडिया में भी एग्जाम्पल देखेंगे तो हमारे पास 2G स्पेक्ट्रम का स्कैंडल है, या ब्यूरोक्रेसी, राजनीति और करप्शन जो है, इसका एक हमें नेक्सस मिलता है। अच्छा, जो जितने भी जाति या वर्ग या लिंग के आधार पे जो असमानताएं समाज में स्थापित होती हैं, तो सरकारें भी उसको लेके कोई विशेष रूप से काम नहीं कर पाती हैं। तो जैसे इसमें आप देखें साउथ अफ्रीका का अगर एग्जांपल लिया जाए, तो आर्थाइड का जो वहाँ पे रिजीम का जो प्रॉब्लम था, वो अस्तित्व में था। तो इस तरह से लोकतांत्रिक सरकारें जो है, जो विकासशील डेवलप्ड कंट्रीज में आई, तीसरी दुनिया देशों में आई, वो बहुत हद तक अपने आप को
स्टेबली स्टैब्लिश नहीं कर पाई, यानी स्थिर रूप से अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर पाई, और इसलिए डेमोक्रेसी वहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉपरली वर्क फंक्शन नहीं कर रही है। इसमें आप बेसिकली तीसरी दुनिया के देश देखेंगे, यानी कि या मिडिल ईस्ट की कंट्रीज आती हैं इसमें, यही सब आपकी एग्जाम्पल्स हैं। तो ये था डेमोक्रेटिक रिजीम्स के बारे में। और अब अगले क्लास में आपके साथ हम आगे के जो ऑटोक्रेटिक रिजीम्स हैं और जो मिलिट्री रूल्स हैं, जो सिविलियन गवर्नमेंट्स जो होती हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्ते बच्चों।